स्टैंडर्ड YDAC सेटअप हम देख चुके हैं। अब कुछ मॉडिफाइड वर्जन की बात करेंगे। उसके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। ये देखते हैं ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। आप ये सोचो कि एक हमारे पास जो लाइट वेव है वो A to B जा रही है। कहाँ जा रही है लाइट वेव? A to B, और कुछ पाथ ट्रेवल कर रही जैसे x। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल पाथ की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल पाथ जो एक्चुअल लेंथ होगी वही होगा x। ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, यदि आपके पास लाइट वेव A to B जा रही है तो हमें बोला जाए ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना हुआ या ज्योमेट्रिकल पाथ कितना होगा, तो ये एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन से मीडियम में जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब यदि देखा जाए कि भाई A to जो B जा रही है ना उसमें कितना टाइम लग रहा है, यदि मुझे ये कैलकुलेट करना पड़े कि लाइट वेव को A to B जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप टाइम को कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम हम लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यही फॉर्मूला होता है। और हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये हमारे पास लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, यानी कि फ्री स्पेस के अंदर। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास फ्री स्पेस का होता है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, बाकी दूसरे मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड वेरी करेगी। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना किसी मीडियम में, वो आप क्या करते हो? वैक्यूम के अंदर स्पीड डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से किसी मीडियम के अंदर आपके पास लाइट की स्पीड होती है। यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। अच्छा, एक चीज़ है जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, वो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है ना पास V = F लैम्डा। यदि फ्रिक्वेंसी हमारे पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करती तो स्पीड हमारे पास म्यू टाइम्स कम हो जाती है, तो वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। तो किसी मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो वैक्यूम वाली वेवलेंथ डिवाइड बाई म्यू इतनी आएगी। बराबर है? तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं एग्जैक्ट निकालना होगा, मैं स्पीड को लिख सकता हूँ ना, वैक्यूम के अंदर स्पीड डिवाइड बाई म्यू, तो यह आ जाएगा म्यू टाइम्स x डिवाइड बाई c। ठीक है, ये वेव को किसी मीडियम में, लाइट वेव को A to B जाने में इतना टाइम लगेगा किसी मीडियम के अंदर। अब बोला जाए कि इतने ही टाइम इंटरवल के अंदर वैक्यूम के अंदर कितनी स्पीड ट्रैवल करती, वैक्यूम के अंदर कितनी लेंथ ट्रैवल करती, वो हमें यदि कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, तो वैक्यूम में कितनी लेंथ ट्रैवल करती, लेंथ या लेंथ ट्रैवल इन वैक्यूम, लेंथ ट्रैवल इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में उतने ही टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करती, तो हम बोलते हैं कि भाई कितनी आपके पास स्पीड है मल्टीप्लाई विद टाइम इंटरवल, और टाइम अपन जितना A to B में जा रहा है उतनी टाइम के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, तो आप पास A to B में कितना टाइम लग रहा है वो वैल्यू रख देते हैं। A to B का टाइम लग रहा है म्यू टाइम्स x डिवाइड बाई c, तो ये आ गया म्यू टाइम्स x। यानी कि उतने ही टाइम इंटरवल के अंदर वैक्यूम के अंदर म्यू टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम होती है। वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब देखो ये आपस वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस आ गई, तो इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मीडियम के अंदर जो लेंथ ट्रैवल हो रही है A to B जो x डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, उतने टाइम इंटरवल के अंदर यदि आप देखोगे तो वैक्यूम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी वो आपस म्यू टाइम्स ज़्यादा होगी। उतने टाइम इंटरवल में वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी? म्यू टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, और सिर्फ मैं टाइम्स को ही क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, टाइम के अलावा बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो भी आपके पास A to B में हो रहा है ना, कि
ए टू बी मीडियम एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में जो टाइम लग रहा है, जो फेज में चेंज आ रहा है, उतना ही टाइम यहाँ वैक्यूम के अंदर म्यू टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पाएगा। इवन फेज डिफरेंस भी एग्जैक्टली उतना ही आएगा यदि यहाँ पे म्यू टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही। यानी मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ मीडियम की एक्स डिस्टेंस और वैक्यूम की म्यू टाइम्स एक्स डिस्टेंस बिल्कुल हर चीज़ में आइडेंटिकल है। टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो, फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में देख लो, हाँ बस एक्चुअल पाथ दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक्चुअल पाथ है इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। और उतने ही टाइम के अंदर वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ। ये हमारे पास जो एक्स लिखा है ना, ये है हमारे पास ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ। और ये जो आपके पास म्यू टाइम्स एक्स है यानी कि वैक्यूम इक्विवेलेंट बोल सकते हो, यानी कि वैक्यूम के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाए ताकि नज़ारा बिल्कुल आइडेंटिकल हो, तो इसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। या बोल दो कि भाई वैक्यूम इक्विवेलेंट पाथ कितना होगा। ठीक है, और आप फेज डिफरेंस का भी देख सकते हो। यदि यहाँ पे देखा जाए मीडियम के अंदर फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो मीडियम के अंदर फेज डिफरेंस अपन लिखेंगे 2 पाई डिवाइड बाई मीडियम के अंदर वेवलेंथ मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस एक्स, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैक्यूम का लेमडा डिवाइड बाई म्यू, तो ये आ रहा हमारे पास 2 पाई अपॉन लेमडा वैक्यूम मल्टीप्लाई बाई म्यू टाइम्स एक्स। ये आ रहा पाथ डिफरेंस ए टू बी, सॉरी फेज डिफरेंस ए टू बी में। और आपके पास ए डैश बी डैश के अंदर यदि मैं ये हमारे पास फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा 2 पाई अपॉन लेमडा नॉट, यानी कि वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई वैक्यूम के अंदर लेंथ कितनी ले रहा हूँ म्यू टाइम्स एक्स, उतनी ले रहा हूँ। तो बिल्कुल ये आइडेंटिकल आ रहा है ना हमारे पास, ये दोनों रिजल्ट देखो, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों एक जैसा है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मीडियम के अंदर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने हो रहा है लाइट के साथ, चाहे वो आप टाइम के रिस्पेक्ट में बात करो या फेज डिफरेंस की बात करो, उतना ही फेज और उतना ही टाइम लगेगा जब अपन वैक्यूम में बात करेंगे। ऐसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब आगे की अंदर पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों वेव जो हमारे पास लाइट वेव है, जो कोहेरेंट वेव है, दोनों एक जैसे मीडियम ट्रेवल करके नहीं आएगी तो उनके जो ज्योमेट्रिकल जो पाथ का डिफरेंस है वहाँ से अपन फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल करें, तभी हम उनके जो एक्चुअल पाथ है ना उनके डिफरेंस को अपन वो जो पाथ डिफरेंस आएगा उससे अपन फेज डिफरेंस निकाल पाएंगे। अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से अपन किसी मीडियम को आगे से ये बोला जाए कि एक मीडियम के अंदर एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही, तो मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस मीडियम को वैक्यूम से रिप्लेस कर दूंगा। यानी इस मीडियम की जगह मैं मान लूँगा कि वैक्यूम है और वैक्यूम की लेंथ म्यू टाइम्स ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमारा सारा काम वैसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ सिचुएशन देखेंगे और बढ़िया तरीके से पता चलेगा। ठीक है, ओके। ये एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है, वैसे हम डिस्कस ये कर चुके हैं, हल्के से मॉडिफिकेशन के साथ दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। इस बार ये बोला है कि ये दोनों सोर्स है, इनके बीच में एक ग्लास स्लैब इंसर्ट की हुई है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस ग्लास स्लैब की विड्थ आपको गिवन है। ठीक है, और पी पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चाहिए, उसके लिए समहाउ मुझे फेज डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए होगा। तो पाथ डिफरेंस को देखते हैं। तो S2 वाली वेव जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है वापस वैक्यूम के अंदर P पे पहुँच रही है डायरेक्ट, इतना पाथ ट्रैवल करके। ठीक है, और यदि S1 वाली वेव की बात करें तो S1 वाली वेव यहाँ से P पॉइंट पे पहुँच रही है। दोनों के बीच में देखा जाए तो S1 वाली वेव D डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, लेकिन एक चीज़ और डिफरेंस आ गया कि जो एडिशनल पाथ है ना D, इस पाथ के अंदर एक इतना सा मीडियम है जहाँ पे वैक्यूम नहीं है, और वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है हमारे पास T लेंथ।
तो टी लेंथ के अंदर हमारे पास वैक्यूम ना आके मीडियम है, तो इस टी लेंथ वाला जो मीडियम है मैं उसे यदि वैक्यूम से रिप्लेस करूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू टाइम्स टी, यानी अब आपके पास S1 और S2 के बीच की जो सेपरेशन है ना वो हमारे पास कितनी हो गई, वही पाथ डिफरेंस है कहीं ना कहीं, और उसको मैं वैक्यूम इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ वाली जो डिस्टेंस है वो मैंने लिख दी म्यू टाइम्स टी, इतने लिख दी। और जैसे ऑन ग्राउंड कितनी दिख रही थी, ऑन ग्राउंड तो दिख रही थी टी, तो एडिशनल कितनी आ गई, ये आपस एडिशनल डिस्टेंस आ गई। ये एडिशनल वाली क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टी मीडियम दिख रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली वैक्यूम इक्विवेलेंट, वैक्यूम से रिप्लेस करूँगा तो ये टी आपके पास हो जाएगा म्यू टाइम्स टी, ठीक है। यदि यहाँ पे वैक्यूम होता तब तो वहाँ लेंथ टी होती, लेकिन मीडियम होने की वजह से लेंथ कितनी होगी, म्यू टाइम्स टी। तो एडिशनल कितनी होगी मीडियम की वजह से, दैट इज म्यू टाइम्स टी माइनस टी, इतनी हो गई। और पहले से कितनी सेपरेशन थी दोनों के बीच की, डी। तो अब आपके पास ये दोनों सोर्स के बीच की सेपरेशन आ गई और ये वैक्यूम इक्विवेलेंट है। डी तो ऑलरेडी वैक्यूम है, ये वाले पार्ट भी आपके पास वैक्यूम इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है। कैसे क्या समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये आपके पास मैं थोड़ा सा इसी को पाथ डिफरेंस बोल दूँ तो चलेगा, और ये पाथ डिफरेंस वैक्यूम में लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं टी कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस डी, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये म्यू की वैल्यू 3/2 है, 3/2 माइनस 1 तो 1/2, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई टी कितना है λ/2, तो ये आ गई λ/2 प्लस डी, ये आ गया पाथ डिफरेंस, ठीक है। और अब इस पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग मैं फेज डिफरेंस की बात कर सकता हूँ। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होगा, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ मल्टीप्लाई पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस है λ/2 प्लस डी, यही हालात है। तो मैं इसे अंदर भेज दो, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा पहले वाले टर्म्स में, और 2 से 2 कैंसिल आउट होकर पाई प्लस 2π/λ मल्टीप्लाई बाई डी, ये आ गया हमारे पास फेज डिफरेंस। यदि आप स्टोरी को अच्छे से देखते हो तो हमारे पास ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है ना, ये फेज डिफरेंस पहले इतना सा आ रहा था, ये वो पार्ट था। अब यहाँ पे पाई फेज डिफरेंस एडिशनल आ रहा है एक तरीके से। अब आप डी की वैल्यू पुट करते रहिए, ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफरेंट फेज डिफरेंस आ जाए। पहले वाले एग्जांपल, पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं। मैं पहले वाले पार्ट में डी कितना 3 लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई प्लस ट्वाइस ऑफ 2π डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 3 लैम्डा, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, कितना हो गया, ये 6 प्लस ये 7π हो गया, तो फेज डिफरेंस आ गया 7π। 6π पे तो वापस से 360 के हिसाब से देखो, 0, 2π, 4π, 6π, 6π तक तो 0 के इक्वल ही है, उसका 7π है तो ये आपस एक तरीके से पाई के इक्वल आ गया। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। पाई एंगल की वजह से 0 आता है, बहुत बढ़िया। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कितनी रहेगी, 0, क्योंकि दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है, आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स है। कोई एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट वाला देखोगे तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना आएगा, वो रहेगा पाई प्लस 2π/λ मल्टीप्लाई डी की जगह ये आपके पास लिख दूँ 3 + 1/4 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, चलेगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये पाई प्लस 6π प्लस π/2 चलेगा। और आपको पता है कि 0, 2π, 4π, 6π ये तो बराबर ही है, 0 के इक्वल ही है। तो इसको यदि मैं सीधे ही पाई प्लस π/2 लिख दूँ, यानी कि 3π/2 तो भी चलेगा। 3π/2 यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 270, ठीक है।
यानी एक वेक्टर ये रहा, तो दूसरा वेक्टर 370 पे घूमेगा। 370 बोलो या आपके पास 90 बोलो, 270 बोलो या 90 बोलो, एक ही बात है। तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा √2 टाइम्स ए, ठीक है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करूँगा तो वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 2 टाइम्स आई, बराबर है। ये अपन रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 2 टाइम्स आई, बराबर है। तो इस तरीके से आप बाकी सारे केसेज भी देख सकते हो। यदि यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो ग्लास स्लैब नहीं होती तो हमारे पास पाथ डिफरेंस इतना ही होता, सॉरी फेज डिफरेंस इतना ही होता। अब ग्लास स्लैब के इंसर्ट होने से एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ गया पाई का, या मैं बोलूँ एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ गया λ/2 का, ठीक है। मीडियम की वजह से ये वेव थोड़ी और धीरे चलेगी, इस वजह से एडिशनल टाइम लगेगा, इस वजह से एडिशनल पाथ डिफरेंस बोल सकते हो। ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहा हूँ, या आप एक एडिशनल फेज डिफरेंस बोल सकते हो। बाकी दो केसेस भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ऑप्टिकल पाथ और आपका ज्योमेट्रिकल पाथ का क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से हमारी स्टोरी को मॉडिफाई करते हैं, बराबर है। बहुत बढ़िया। ये एक और प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो आइडेंटिकल कोहेरेंट सोर्स गिवन है S1 और S2, और P पॉइंट पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चाहिए। लेकिन जो S1 वाला वेव है उसके पाथ में एक ग्लास स्लैब डली हुई है जिसकी विड्थ है T की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें बताना है कि P पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कितनी होगी। अब पता है कि जो S2 वाली वेव है वो इस तरीके से पहुँचेगी P पे, और जो S1 वाली वेव है वो हमारे पास इस तरीके से पहुँचेगी, ठीक है। अब S1 वाली और S2 वाली वेव को यदि आप देखोगे तो दोनों वेव ज्योमेट्रिकली तो एकदम इक्वल पाथ ट्रेवल करके जा रही है, लेकिन रास्ते में S1 वाली वेव एक ऐसे मीडियम से ट्रेवल कर रही है जहाँ पे स्पीड कम है, इस वजह से दोनों एक साथ नहीं पहुँचेगी। या फिर बोलो एक ऐसा मीडियम है जिसकी जो लेंथ है उसे यदि वैक्यूम से इक्वलेट कर दूं तो वो लेंथ बढ़ जाएगी, हाँ है ना। और वो लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास है टी लेंथ। वैक्यूम इक्वलेंट करूँगा तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी म्यू टाइम्स टी, यानी जो बीच में टी लेंथ ऐसी है जो एक्चुअल में टी टाइम्स म्यू टाइम्स टी की इक्वलेंट है वैक्यूम से इक्वेट करूँगा तो, यानी कि एडिशनल कितना पाथ दे रहा है। देखो टी तो वहाँ वैक्यूम होता तो भी टी पाथ तो आता ही, लेकिन वैक्यूम की बजाय मीडियम होने से वो टी की जगह कितना है? म्यू टाइम्स टी। तो जो दिख रहा है उसे एडिशनल कितना हो गया? तो ये आ गया म्यू टाइम्स टी माइनस टी। ये आपके पास एडिशनल पाथ है, या बोलूँ एडिशनल पाथ डिफरेंस है, बराबर है। क्योंकि दोनों वेव S1 और S2 वाली वेव इक्वल पाथ ट्रेवल करके जा रही है, लेकिन S1 वाली थोड़ा सा ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है मीडियम के डिफरेंस की वजह से। तो ये हमारे पास एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा, बाकी पहले से तो कोई पाथ डिफरेंस था ही नहीं। इसे मैं लिख दूँ μ-1 मल्टीप्लाई बाई टी। म्यू की वैल्यू 3/2, 3/2 - 1 मल्टीप्लाई बाई टी, तो आंसर आएगा टी। तो जितनी आप पास ग्लास स्लैब की विड्थ है वही S1 और S2 से पहुंचने वाली वेव का पाथ डिफरेंस होगा P पे, बराबर है। अब आप पास पाथ डिफरेंस आप फेज डिफरेंस निकाल ही सकते हो, हाँ है ना। जिस फेज डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस λ आपके पास 3 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस हमारे पास रहता है डेल्टा फाई इज बेसिकली 2π/λ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। जैसे आप डेल्टा एक्स की जगह टी लिखोगे और टी की वैल्यू आप λ/3 पुट करोगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो ये बनेगा 2π/3। ये वाला कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा पाई और ये बन जाएगा 2π। अब देख लो 2π यानी कि सेम एंगल पे जो रिजल्टेंट आपके पास एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए, ठीक है। और जब λ/2 यानी कि दोनों एकदम अपोजिट एंगल पे, यानी पाई का फेज डिफरेंस है तो आपके पास अपोजिट एंगल में तो रिजल्टेंट वेक्टर 0। 2π/3 का मतलब कितना होता है?
120, 120 पे रिजल्टेंट उतना ही रहता है 1 टाइम्स, तो ये 1। इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या नज़र रहेगा, तो इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस तरीके से इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बस ग्लास स्लैब के आने से इम्पोर्टेंट ये हुआ कि इतना पाथ, यानी कि ये μ-1 मल्टीप्लाई बाई टी, इतना एडिशनल पाथ होगा जो आपको ज्योमेट्री वाइज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्टिकली उतना एडिशनल पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे से समझ गए होंगे किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को हैंडल करना है। YDAC के स्टैंडर्ड सेटअप के अंदर यदि हम किसी एक सोर्स के सामने ग्लास स्लैब रख देते हैं तो फिर हमारा पूरा पैटर्न एक तरीके से शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होगा और क्यों होगा उस पर बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास स्टैंडर्ड YDAC सेटअप था जहाँ मैंने सोर्स S1 के सामने ग्लास स्लैब रख दी। अब यदि मैं किसी जनरल पॉइंट की बात कर लूँ, जैसे इस जनरल पॉइंट P की बात कर लेते हैं, तो P पॉइंट पे एक वेव S2 से पहुँचेगी, ठीक है, और एक वेव हमारे पास S1 से पहुँचनी चाहिए। अब जो S1 वाली वेव है वो जितना पाथ आपको दिखाई दे रहा है उससे कुछ ज़्यादा पाथ ट्रैवल करके जा रही है। आप P पॉइंट पे बात करोगे पाथ डिफरेंस की, P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की बात करूँगा मैं कहूँगा आपके पास S1P माइनस S2P, ये लिखोगे। जब आप S1P की बात कर लेते हो, ये लेंथ जैसे मैं मान लेता हूँ आपके पास L2, ये वाली L1, ठीक है, तो L1 वाली जो लेंथ है वो पूरी की पूरी मीडियम में नहीं है, सॉरी पूरी की पूरी वैक्यूम में नहीं है। उसका एक पार्ट यानी T लेंथ एक आपके पास वैक्यूम के बजाय एक मीडियम के अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ L माइनस टी, ये वो लेंथ है जो हमारे पास वैक्यूम है। उसके अलावा T लेंथ है जो हमारे पास मीडियम है, तो इसको वैक्यूम इक्विवेलेंट बात करूँगा तो इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपके पास वैक्यूम के अंदर आपके पास लेंथ आ गई, ये जो दिखाई दे रही है। ठीक है, L1 लिख देता हूँ, और ऊपर वाली हमारे पास लेंथ कितनी आ गई L2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ L1 माइनस L2 प्लस T कॉमन ले लो, ये हमारे पास बचेगा μ-1, यही बच रहा है। तो ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है पहले तो इतना ही आता था L1 माइनस L2, और y डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस, यहाँ से मैं ये y डिस्टेंस ले लेता हूँ। y डिफरेंस पे यदि मैं पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो ये पाथ डिफरेंस आप बोलते थे ये आपस d साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो अब ये d साइन थीटा की बजाय d साइन थीटा प्लस t मल्टीप्लाई बाई μ-1, ये एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ रहा है, इतना पाथ और ट्रैवल कर रही है वो। ठीक है, और फिर से यदि एंगल छोटा है तो हमारे पास यानी y की स्मॉल वैल्यू के लिए साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा आप लिख सकते हो y डिवाइड बाई कैपिटल D। तो ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस किसी जनरल पोजीशन पे। तो जितना पहले पाथ डिफरेंस था किसी जनरल पोजीशन पे, अब वो पाथ डिफरेंस उतना ना रह के कुछ और हो गया है। अब वो पाथ डिफरेंस उतना ना रह के कुछ और हो गया है, लेकिन अभी भी यदि आप फ्रिंज विड्थ की बात करोगे वो सब कुछ उतना ही आएगा। ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, आप पोजीशन देख लो nth मैक्सिमा nth मिनिमा, तो दो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की सेपरेशन उतनी ही रहेगी, तो फ्रिंज विड्थ भी उतनी ही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। डिफरेंस है कि अब देखो जैसे सेंट्रल मैक्सिमा की बात करूं, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस 0 रहता है, तो मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो कितना है d स्मॉल y अपॉन कैपिटल D प्लस टी टाइम्स μ-1, इसको 0 की इक्वेट पुट कर दे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस कैपिटल D, या इसे ऐसे लिख दो टी टाइम्स μ-1
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एक काम करता हूँ मैं, ऊपर नीचे चाहूँ तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेमडा से मल्टीप्लाई सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट की टर्म्स में देखने के लिए, तो ये हमारे पास आ गया टी टाइम्स म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाई बीटा। बीटा हमारे पास है फ्रिंज विड्थ। तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा था वो इतनी डिस्टेंस के साथ चेंज हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा ये वो आपके पास सेपरेशन है जिसे शिफ्ट हो गए किधर की तरफ, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अच्छा, वाई नेगेटिव आ रहा है मतलब आपका नीचे की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है। और आपने ग्लास स्लैब किसके सामने इंसर्ट किए, नीचे वाले सोर्स की तरफ। तो अब जिस सोर्स की तरफ आप ग्लास स्लैब इंसर्ट करोगे पैटर्न उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यदि आप ऊपर वाले के सामने रखोगे तो पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाले के सामने रखोगे तो पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितने डिस्टेंस के साथ शिफ्ट होगा, तो ये वो इतनी डिस्टेंस के साथ शिफ्ट होगा। इस फॉर्मेट में लिखने का ये आपको पता लग जाएगा कितनी फ्रिंजेज से आपके पास शिफ्ट हुआ, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी फ्रिंजेज के साथ हमारा पूरे पास शिफ्ट हो। ये जो वैल्यू आई है ना, ये आपके पास है शिफ्ट इन फ्रिंज। जितना सेंट्रल शिफ्ट हो रहा है उतना सारा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट इन फ्रिंजेज यानी कि फ्रिंजेज कितनी सेपरेशन से आपके पास शिफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे कई बार बोल देते हैं कितनी फ्रिंजेज शिफ्ट हुई। एक फ्रिंज कितनी सेपरेशन लेती है, बीटा। तो आप बोल सकते हो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज है, नंबर ऑफ फ्रिंजेज कि कितनी फ्रिंजेज शिफ्ट हो गई, या पैटर्न कितने फ्रिंजेज से शिफ्ट हुआ। तो आप बोल सकते हो ये जो वाई की वैल्यू आ रही है डिवाइड बाई बीटा, तो क्या बनेगा टी मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई लेमडा। तो ये वो आंसर रहेगा, ठीक है। पैटर्न कितनी फ्रिंजेज से शिफ्ट होगा ये हमें पता लग गया, ये वो नंबर है। सपोज कहीं पे पता चले ये जो नंबर है इसकी वैल्यू आ रही है 3.2, यानी ये जो पूरा है इसको मैं लिख देता हूँ 3.2। तो मैं यही बोलूँगा ना, जो हमारे पास पूरा पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है 3.2 बीटा से, यही मीनिंग होगा ना। यानी कि आप स्क्रीन पे इस तरीके से देखोगे तो जहाँ सेंट्रल बन रही थी, ये सपोज सेंट्रल पोजीशन है, उसके ऊपर यहाँ कहीं 3.2 बीटा, तो ये वाली पोजीशन अब शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी। ये पोजीशन हमारे पास यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा ने सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस किया, ठीक है। क्या बोला जाए कि आपस नंबर ऑफ मैक्सिमा क्रॉसिंग सेंट्रल पोजीशन, जहाँ पहले ओरिजिनल सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था ना, उसको कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा ने क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, बीटा पे 2 बीटा पे 3 बीटा पे, ये 3 मैक्सिमम होंगे जो क्रॉस करेंगे। एक हमारे पास ये सेंट्रल वाला खुद, तो सेंट्रल वाला भी नीचे चला गया, तो ऊपर के 3 और एक सेंट्रल वाला टोटल 4 मैक्सिमा क्रॉस करके नीचे आएंगे। सेंट्रल पोजीशन को 4 मैक्सिमा क्रॉस कर देंगे, 3 ऊपर वाले और एक सेंट्रल पोजीशन वाला, ठीक है। यदि बोला जाए नंबर ऑफ मिनिमा कितने क्रॉस करेंगे, तो मिनिमा कहाँ होंगे 0.5 बीटा पे, 1.5 बीटा, 2.5 बीटा, तो तीनों मिनिमा आपस सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस कर देंगे। तो 3 मिनिमा सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करेंगे और 4 मैक्सिमा, जिसमें मैंने सेंट्रल वाला भी इंक्लूड किया है। तो ये आपस जो सेंट्रल पोजीशन है उसको क्रॉस करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जब आपस शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट होगा 3.2 बीटा, तो ठीक है। इस वजह से ये जो नंबर था ना टी मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस 1 अपॉन लेमडा, ये काफ़ी यूज़फुल है। ये जो अपन ने निकाला था ना, ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज, तो बेसिकली हम बता रहे थे कितनी फ्रिंजेज के साथ आपका पैटर्न शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा था कि कितने मैक्सिमा ने क्रॉस किया, कितने मिनिमा ने क्रॉस किया, बराबर है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को आप आराम से देखिएगा। ओके, YDAC विथ ऑब्लिक इंसिडेंट, हमारा जो स्टैंडर्ड सेटअप है वहाँ पे सपोज ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो एक एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। ये एंगल वाला इंसिडेंट आप वैसे देख लो कि जो पीछे वाली स्क्रीन थी ना, उसका अपन यहाँ का सोर्स मान रहे थे, ये सोर्स आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया मान लो, ठीक है।
या डायरेक्टली मानो ये है ही नहीं, आगे ही मैंने डायरेक्टली दो स्लिट बनाई है और ये जो आपके पास एक प्लेन वेव आ रही है वो इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है एक एंगल पे। ये मैंने जो लाइनें दिखाई वो बेसिकली रेज है, तो हमारे पास वेव फ्रंट इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके से वेव फ्रंट रहेंगे और ये वेव फ्रंट आगे ट्रैवल करके इस तरीके से आगे आएगा, बराबर है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि वेव फ्रंट का एक एंड जब यहाँ S2 पे होगा तो दूसरा एंड यहाँ होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वेव फ्रंट का हिस्सा बाद में यहाँ S1 पे पहुँचेगा, यानी कि आप इस बात को ये मान लो कि S1 और S2 से आगे जो वेव निकलेगी ना, वहाँ S1 वाली थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, क्योंकि पीछे से वेव S2 पे पहले पहुँच गई और S2 पे बाद में पहुँची है, सॉरी S1 पे बाद में पहुँची, यानी कि दोनों पे है ना एक स्टार्टिंग से ही एक पाथ डिफरेंस आ गया, या बोलो स्टार्टिंग के अंदर फेज डिफरेंस है। दोनों वेव एक साथ स्टार्ट नहीं हो रही, S1 और S2 वाली, S1 वाली बाद में स्टार्ट हो रही। अब जैसे यदि मैं यहाँ का एक पॉइंट P ले लूँ और देखोगे इस P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे S1 से एक वेव इधर जा रही है और एक वेव S2 से ट्रैवल करके आएगी और इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस रहेगा। यदि आपने ये वाला एंगल सपोज मैं थीटा एंगल मान लेता हूँ, तो जो पाथ डिफरेंस आता है हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। पाथ डिफरेंस कितना आता है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज बेसिकली डी साइन थीटा, बराबर है। लेकिन ये तो तब आता है जब S1 और S2 वाली एक साथ वेव स्टार्ट होती। यहाँ S1 वाली वेव ऑलरेडी इतना एडिशनल पाथ उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेट पहुँच रही है ना, ये वो एडिशनल पाथ है जो S1 वाली वेव को और ट्रैवल करना पड़ रहा है, इतना देर स्टार्ट हुई। तो आप यदि ऊपर की तरफ जा रहे हो जहाँ S1 को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इतना सा पाथ आपको और ऐड करना पड़ेगा। और ये पाथ कितना होगा, ये हमारे पास थीटा नॉट एंगल पे वेव इंसिडेंट हो रही है, यही बोला ना, ये वाला एंगल हमारे पास जो दिया हुआ है ये एंगल हमने बता दिया थीटा नॉट है। यदि ये एंगल थीटा नॉट है तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा नॉट और ये दोबारा से थीटा नॉट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, डी साइन थीटा नॉट, इस तरीके से रहेगा। तो ये टोटल पाथ डिफरेंस हो गया ऊपर वाले किसी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से वाई डिस्टेंस पे यदि हम बात कर लो तो बात है। और फिर से यदि वाई की वैल्यू बहुत छोटी है, उसी केस में आप ये जो आपके पास डी साइन थीटा है, इसकी जगह साइन थीटा की जगह आप लिखोगे वाई अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। ये हमारे पास डी साइन थीटा नॉट। यदि आप नीचे की तरफ बात करते हो, इस सेंट्रल पोजीशन से नीचे की तरफ, तो हमारे पास इफेक्टिव पाथ डिफरेंस ये जो डी साइन थीटा नॉट है, इसकी वजह से आपके पास पाथ डिफरेंस उल्टा कम होगा, जितना होना चाहिए उससे कम होगा, क्योंकि नीचे बात करते हो तो S2 वाली ज़्यादा ट्रैवल करके आ रही है, जो दिखेगा वो S2 वाली ज़्यादा ट्रैवल करके आ रही है, लेकिन S1 वाली लेट स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से पाथ डिफरेंस रहेगा। तो आप थोड़ा प्लस माइनस का देखना होगा। अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट लिए, इसलिए जो दिख रहा है वो वाला पाथ प्लस एडिशनल स्टार्टिंग वाला डी साइन थीटा नॉट, ये पाथ ऐड हो रहा है। नीचे की तरफ मैं देखूंगा तो आपके पास ये डी साइन थीटा वाला पाथ माइनस ये वाला पाथ कर देंगे अपन, ठीक है। इस तरीके से नज़ारा रहेगा पाथ डिफरेंस का। और ये तो हम तभी लिख पाएंगे जब वो कंडीशन हमारे पास मेंशन हो कि इफ़ y इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, उसी केस में आप डी साइन थीटा को डी वाई अपॉन कैपिटल डी लिख पाओगे, ठीक है। और फिर आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की यदि आप कंडीशन की बात करोगे तो वो भी देख सकते हो। और जो सेंट्रल पोजीशन है वो भी हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी। सेंट्रल पोजीशन अब नीचे की तरफ कहीं एक पोजीशन होगी जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। यदि हम बात करो फॉर सेंट्रल पोजीशन, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, जिसे आप लिख रहे थे डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा नॉट, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये 0 तब भी होगा जब हमारे पास थीटा की वैल्यू
माइनस ऑफ थीटा नॉट होगी, थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ थीटा नॉट, यानी ऊपर की तरफ थीटा की बजाय नीचे की तरफ थीटा नॉट, यानी कि ऐसे बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। ये जो एंगल आपके पास ऐसे रहेगा नीचे की तरफ, ये यदि थीटा नॉट होगा तो यहाँ पे जाके कहीं सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है थीटा नॉट छोटा है कि बड़ा है, उसके हिसाब से पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, इस ऑब्लिक इंसिडेंट से हो क्या रहा है, स्टार्टिंग के अंदर S1 और S2 के अंदर एक फेज डिफरेंस आ गया, तो हमारे पास जो पैटर्न है वो शिफ्ट होगा। फ्रिंज विड्थ वगैरह उस पर कहीं कोई असर नहीं आने वाला है, उस पर कहीं कोई असर नहीं आने वाला, बस पैटर्न हमारे पास ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। जैसे ग्लास स्लैब रखते ना, तब जैसे होता है बिल्कुल वैसा ही। फ्रिंज विड्थ आज भी उतनी ही रहेगी, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और इंसिडेंट यदि इस तरीके से होता तो पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो YDAC ऑब्लिक इंसिडेंट के साथ क्या होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। YDAC सेटअप विथ मल्टीपल वेवलेंथ, इस पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि यदि मैं यही YDAC वाला सेटअप डिफरेंट वेवलेंथ के साथ एक्सपेरिमेंट करूं तो कहाँ असर दिखेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ तो हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से हमेशा ही सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेमडा कुछ भी हो। लेकिन इसके अलावा कोई भी यदि मैं पोजीशन ले लूँ, जैसे ये एक पोजीशन ले ली, तो इस पोजीशन पे जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, वो हमारे पास एक वेव S1 से ट्रैवल करके आएगी और एक वेव हमारे पास S2 से ट्रैवल करके आएगी, और दोनों अनइक्वल पाथ ट्रैवल करने की वजह से एक पाथ डिफरेंस रहेगा। और जो पाथ डिफरेंस रहेगा उसमें यदि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो D की वैल्यू है, इफ़ D इज़ वेरी लेस देन कैपिटल D, तो ये आ जाएगा D साइन थीटा के इक्वल, हाँ है ना। और ये आपके पास यदि थीटा स्मॉल हुआ तो हमारे पास y की जगह मैं लिख सकता हूँ, सॉरी साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ y अपॉन कैपिटल D, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा, यदि मैं बात करूँ nth मैक्सिमा की, यानी कि पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, थोड़ा सा देखो, यदि मैं nth मैक्सिमा की पोजीशन की बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा की इक्वल पुट करूँगा, तो डी वाई अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते थे n टाइम्स बीटा, हाँ है ना। और जो बीटा था, बीटा हमारे पास बेसिकली लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो ये पोजीशन पे nth मैक्सिमम बन रहा है, तो जो y की वैल्यू है ये हमारे पास n टाइम्स बीटा होनी चाहिए। यदि nth मैक्सिमम बन रहा है तो, nth मिनिमम बन रहा है तो ये कंडीशन और हो जाएगी, बराबर है। तो ये जो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आएगा, ये पाथ डिफरेंस भले इक्वल हो लेकिन लैम्डा अनइक्वल होने की वजह से इसी पाथ डिफरेंस पे यदि मैं पाथ डिफरेंस को लैम्डा के टर्म्स में बात करूँ तो कुछ और आ जाएगा। यहाँ देखो पाथ डिफरेंस को यदि मैं लैम्डा के टर्म्स में बात करूँगा तो यहाँ पे उसी पोजीशन y पे हो सकता है कि एक वेव के लिए मैक्सिमम बन रहा हो और किसी दूसरे लैम्डा पे वहाँ मिनिमा बन जाए, या मिनिमा ना बन के कुछ और बन जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल इंटेंसिटी आएगी सारे वेवलेंथ के लिए, ठीक है। यदि मैं वेवलेंथ चेंज करूँगा तो आपके पास यहाँ पे जो पोजीशन है nth मैक्सिमा की वो चेंज हो जाएगी। तो इसी पोजीशन पे अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग सिचुएशन रहेगी, या फिर इफेक्टिव इंटेंसिटी डिफरेंट रहेगी। और ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि हो सकता है एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा भी हो जाए। तो यहाँ पे देखना होगा कि एक से ज़्यादा वेव होने पे क्या हो सकता है। समझ में आ रही है नज़ारा? अच्छा, मैं एक बार दो वेव के साथ कुछ नज़ारा चेक करता हूँ क्या होता है। यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट वेव है और उनके साथ प्रॉब्लम किस तरीके से की जा सकती है, ये तो पता लग गया ना। जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। बीटा की वैल्यू लैम्डा पे डिपेंड कर रही थी, लैम्डा कम होगा तो बीटा छोटा होगा, तो इतने से पार्ट में नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएगी, ठीक है।
सपोज एक के लिए आपका 7th मैक्सिमम बन रहा है और इसमें लेमडा की वैल्यू यहाँ कम कर दूँ तो इसी पोजीशन पे अब 7 से ज़्यादा ऊपर वाला कुछ बनेगा, चाहे वो मैक्सिमा हो, मिनिमा हो या नॉर्मल इंटेंसिटी भी हो, लेकिन वो 7 से ज़्यादा ऑर्डर में चला जाएगा। हाँ या ना? यहाँ पे दो वेवलेंथ के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम बनती है, उस पर बात कर लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि किसी पोजीशन पे आपके पास जब आप सेटअप लेमडा 1 वेवलेंथ के साथ कर रहे हो तो किसी पोजीशन पे 5th मैक्सिमा बन रहा है। क्या बन रहा है? 5th मैक्सिमा। और इसी सेटअप को यदि आप लेमडा 2 के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो वहीं पे हमारे पास 9th मैक्सिमम बन रहा है और हमसे बोला जाए कि लेमडा 1 और लेमडा 2 में क्या रिलेशन रहेगा, यानी कि पोजीशन वही है, y की वैल्यू उतनी है, सेम y पे एक जगह 5th मैक्सिमम बना और वहीं पे लेमडा चेंज करने पे 9th मैक्सिमम बना, तो लेमडा चेंज करने पे बीटा चेंज हो जाएगा। तो पहली बार यदि वेवलेंथ ये फ्रिंज विड्थ बीटा है, दूसरी बार बीटा 2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू पहले केस में हमारे पास लिखोगे आप 5th मैक्सिमा है तो 5 टाइम्स बीटा 1 और उसी पोजीशन पे यानी उसी y पे दूसरी बार 9th मैक्सिमा है तो 9 टाइम्स बीटा, लेकिन इस बार बीटा अलग है और बीटा के अंदर आप देखते हो लेमडा के अलावा बाकी पैरामीटर तो वही रहे, तो मैं सीधे लिख दूँ 5 टाइम्स लेमडा 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स लेमडा 2। तो इस तरीके से दो वेवलेंथ प्रॉब्लम में ये एक एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे बोल दे कि भाई लेमडा 1 के साथ परफॉर्म किया किसी पोजीशन पे ये मैक्सिमम बना और लेमडा 2 के साथ परफॉर्म करने पे वो मैक्सिमम बना, तो फिर दोनों के लेमडा में रिलेशन या एक लेमडा दे के दूसरा पूछ ले। और ज़रूरी नहीं वो ऐसे ही बोले, वो यही बोल सकते हैं सपोज लेमडा 1 के साथ परफॉर्म किया आपने और वहाँ पे बना 7th मैक्सिमा। क्या बना? 7th मैक्सिमा। और लेमडा 2 के साथ आपने परफॉर्म किया और आपको बना 5th मिनिमा उसी पोजीशन पे, और बोले कि भाई हमारे पास लेमडा 1 और लेमडा 2 में रिलेशन क्या रहेगा, तो मैं कहूँगा उस पोजीशन पे पहले लेमडा 1 की वजह से फ्रिंज विड्थ बीटा 1 मान लेता हूँ, बाद में फ्रिंज विड्थ बीटा 2। तो वाई पोजीशन पे हमारे पास 7th मैक्सिमा का मतलब वाई किसके इक्वल होगा? 7 टाइम्स बीटा 1 के। और 5th मिनिमा है, पहला मिनिमा कहाँ बनता है? 0.5 बीटा पे, दूसरा 1.5 पे, तो 5th वाला कहाँ बनेगा? 4.5 बीटा पे। ये आ गया। आप इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो लेमडा के अलावा बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे लिख दूँ 9/2, ये आ जाएगा लेमडा 2। तो ये 14 टाइम्स लेमडा 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स लेमडा 2। यदि लेमडा 1 पता हो तो लेमडा 2 निकल जाएगा, लेमडा 2 पता होगा तो लेमडा 1 निकल जाएगा। हाँ है ना? तो इस तरीके से मैं रिलेशन बता सकता हूँ। उसी पोजीशन पे इस बात को ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों आपने एक साथ परफॉर्म किया, लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों को एक साथ परफॉर्म किया, यानी कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट है ना उसमें दो वेवलेंथ प्रेजेंट है, लेमडा 1 और लेमडा 2, और किसी जगह पे या फिर ऐसा बोला जाए 7th मैक्सिमा ऑफ लेमडा 1 कोइंसाइड विथ 5th मैक्सिमा ऑफ लेमडा 2, यानी कि जहाँ पे 7th मैक्सिमम बन रहा है लेमडा 1 का उसी पोजीशन पे लेमडा 2 का 5th मिनिमम बन रहा है। एक ही बात हुई, रहा है ना? दोनों को अलग अलग परफॉर्म करने पे उस पोजीशन पे 7th मैक्सिमम और 5th मिनिमम बने या एक साथ करने पे बने, इस टाइप की बातें भी बोल सकते हो। तो आप लैंग्वेज को थोड़ा सा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वेवलेंथ प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी, दो अलग अलग वेवलेंथ के साथ किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? 2 वेवलेंथ प्रॉब्लम में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बचती है, वो क्या है? सपोज आपको लेमडा 1 दे दे और लेमडा 2 दे दे और आपसे बोले कि अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास वो लोकेशन बताओ जहाँ पे दोनों के मैक्सिमाज कोइंसाइड होंगे, यानी कि आपका जो ये स्क्रीन की बात कर लेते हैं अपन, ये स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन, तो सेंट्रल से कितनी पोजीशन दूर आपके पास दोनों के मैक्सिमाज कोइंसाइड करेंगे। ये y की मिनिमम वैल्यू अदर देन 0, y की मिनिमम वैल्यू
जहाँ पे दोनों के मैक्सिमाइज कोइंसाइड करे। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको पता है कि लेमडा वन के जो मैक्सिमाइज कहाँ कहाँ होंगे। लेमडा वन की वजह से फ्रिंज विड्थ आएगी बीटा वन और इसकी वजह से आएगी फ्रिंज विड्थ बीटा टू, हाँ है ना। इसके मैक्सिमाइज बनेंगे हमारे पास बीटा वन, ट्वाइस ऑफ बीटा वन, 3 टाइम्स बीटा वन। इस तरीके से बीटा वन की टेबल चलेगी वाई की पोजीशन के नाम पे, और दूसरे में बीटा टू की पोजीशन चलेगी। अब दोनों में नंबर कॉमन आना चाहिए, यही बातें हो रही है। यदि नंबर कॉमन आएगा तो एक तरीके से मैं बोलूं कि दोनों का एलसीएम की बातें हो रही है, हाँ है ना। तो ये जो y की मिनिमम वैल्यू है ना, इस y की मिनिमम वैल्यू के लिए मैं एक तरीके से एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम ऑफ लेमडा वन, एलसीएम ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू, बीटा वन और बीटा टू का एलसीएम लूँगा तो भी चलेगा, चलेगा ना। और बीटा वन और बीटा टू के अंदर आपको पता है ये बीटा क्या होता है, बीटा हमारे पास होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम है ना, तो ये तो मैं कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एलसीएम ऑफ लेमडा वन एंड लेमडा टू, इस तरीके से भी आपको y की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और एक बार आपको y मिनिमम पता चल गया, फिर आपको पता चल गया किसका मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा दूसरे के कौन से मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड हो रहा है उस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बचती है टू वेवलेंथ वाले के अंदर। YDAC विथ वाइट लाइट, यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड YDAC सेटअप है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह मैं यदि वाइट लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक जनरल पॉइंट P ले लेता हूँ, तो P पॉइंट पे एक वेव यहाँ S1 से पहुँचेगी, एक वेव यहाँ S2 से पहुँचेगी। लेकिन जो S1 से वेव पहुँच रही है उसमें सिंगल वेवलेंथ की बजाय मल्टीपल वेवलेंथ है। वाइट लाइट के अंदर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ अवेलेबल होती है। इस वजह से P पॉइंट पे यहाँ पे आप ये सोचिए कि S1 से बहुत सारी वेव आ रही है और S2 से भी बहुत सारी वेव आ रही है। ठीक है, तो जो सेम वेवलेंथ वाली यहाँ वेव जब सुपर इम्पोज होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगी वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, उसके लेमडा के मल्टीपल की फॉर्म में बात करूँ या फिर बोलूँ पाथ डिफरेंस पर यूनिट वेवलेंथ वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए यहाँ इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ठीक है, ये वैसे अपन मल्टीपल वेवलेंथ में बात कर चुके हैं, लेकिन अपन वाइट लाइट के अंदर देख लेते हैं रेंज का क्या रहता है। जैसे मैं बात करूँ वाइट लाइट के अंदर जो रेड लाइट रहती है उसकी रेड कलर के लिए वेवलेंथ 622 से 780 नैनोमीटर के अराउंड रहेगी। ठीक है, और वॉयलेट की बात करें तो ये हमारे पास 390 टू 455। ये जो आपस में डिफरेंट डिफरेंट कलर है इनकी वेवलेंथ की एक रेंज होगी। फिक्स वेवलेंथ बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि कलर धीरे धीरे चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे। ठीक है, कलर ऐसे सडनली चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे 622 पे रेड है और 622 पे ऑरेंज है, ये बोलना वैसे सही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम एक स्लाइड रेंज की बात करें इस तरीके से, इसके आगे वाले को अपन इसमें काउंट कर लेंगे। इस तरीके से कलर धीरे धीरे चेंज होता है, बराबर है। मैं रफली बात करूँ तो वाइट लाइट के लिए बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो कलर है उसकी वेवलेंथ अराउंड 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के आसपास रहेगी, बराबर है, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। अब देखो, अब यहाँ पे पैटर्न आपस अलग अलग बनेगा। यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले ये जो जैसे ही डिस्टेंस बीटा आएगी यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, और डिस्टेंस बीटा बाई 2 आएगी तो बीटा बाई 2 पे मिनिमम बनेगा। यही नज़ारा रहता है। लेकिन बीटा खुद आपके पास इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लेमडा। बीटा किसका फंक्शन है? लेमडा का। यदि मैं मिनिमा की बात करूँ, जो पहला मिनिमा बन रहा है बीटा बाई 2 पे, तो वहाँ पहले मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास फॉर फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ये कितना होता है?
ये होता है λ/2, ये रहता है पाथ डिफरेंस हमारे पास λ/2 रहेगा। तो जैसे ही λ/2 पाथ डिफरेंस आएगा, आप ऊपर की तरफ जाते हो, इस सेंट्रल पोजीशन पे आपको पता है पाथ डिफरेंस कितना रहता है 0, तो ऊपर जाते हो तो पाथ डिफरेंस बढ़ता है। तो λ/2 पे हमारे पास ये फर्स्ट मिनिमम बनेगा। ये वॉयलेट कलर की बात करूं तो वॉयलेट कलर के लिए λ/2 बोले तो 200 आ जाएगा। तो 200 नैनोमीटर जैसे ही पाथ डिफरेंस आएगा 200 नैनोमीटर, तुरंत हमारे पास वॉयलेट कलर का मिनिमम बन जाएगा। और रेड कलर की बात करूं तो λ/2 700 डिवाइड बाई 2 तो 350 नैनोमीटर पे। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आप ऊपर बढ़ रहे हो तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। पहले हमारे पास आएगा 200 नैनोमीटर, तो जैसे 200 नैनोमीटर आएगा वहाँ पे वॉयलेट कलर का फर्स्ट मिनिमम बनेगा। वॉयलेट कलर का फर्स्ट मिनिमम बनेगा यानी कि वॉयलेट कलर यहाँ पे गायब हो गया है, बाकी सारे कलर डोमिनेटिंग रहेंगे और वॉयलेट यहाँ सबसे कम रहेगा। वॉयलेट रहेगा ही नहीं, एक तरीके से मैं ये बोलूँ, वॉयलेट कलर यहाँ सबसे पहले गायब होगा। फर्स्ट मिनिमम किसका बनेगा तो वॉयलेट कलर का। ठीक है, और आपके पास मिनिमम बनने का मतलब है वो कलर वहाँ से गायब होना। ठीक है, यहाँ पे सबसे बाद में फर्स्ट मिनिमम किसका बनेगा तो वो होगा रेड कलर का, क्योंकि जैसे पाथ डिफरेंस 350 आएगा तब जाके रेड कलर का फर्स्ट मिनिमम बनेगा। तो फर्स्ट मिनिमम सबसे बाद में बनेगा रेड कलर का। तो 200 नैनोमीटर पे वॉयलेट कलर हमारे पास गायब हो जाएगा और जो डोमिनेटिंग कलर बचेगा वो कौन सा बचेगा, रेड कलर बचेगा। तो अब जैसे ही ऊपर जाओगे, सेंट्रल पोजीशन से जैसे ही ऊपर जाओगे तो सबसे पहले जो आपको कलर अपीयर होगा वो आपके पास रेड कलर अपीयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वॉयलेट सबसे पहले यहाँ से गायब होगा, वॉयलेट का सबसे पहले मिनिमम बनेगा, उसकी इंटेंसिटी जल्दी कम होगी। अब थोड़ा है ना कलर के पैटर्न से समझो। जैसे मैं बात करूँ बीटा की, ठीक है, तो बीटा हमारे पास रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर की आपके पास फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगी। सपोज यहाँ कहीं आपके पास फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है रेड कलर का, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमम बन रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे बढ़िया करता हूँ डायग्राम को। यहाँ फर्स्ट मिनिमम बना देते हैं रेड का, यहाँ फर्स्ट मिनिमम, तो ये इस तरीके से पैटर्न रहेगा इंटेंसिटी का। बढ़िया, सेंट्रल पोजीशन पे तो सबका ही मैक्सिमम बनेगा, सबके लिए पाथ डिफरेंस 0 रहता है। अब यहीं पे यदि मैं वॉयलेट की बात करूं तो वॉयलेट का मिनिमम पहला है तो उसका इंटेंसिटी का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब देखो, अब आपको समझ में आ रही बात। अब सेंट्रल पोजीशन पे तो सबकी इंटेंसिटी एक जैसी, तो सेंट्रल पोजीशन पे पाथ डिफरेंस डेल्टा x 0 होने की वजह से कहाँ पे, सेंट्रल पोजीशन पे सबका मैक्सिमम बनेगा, और सबका मैक्सिमम बनेगा तो ये वाला रीजन जो है ना, लाइट जो है यहाँ पे वो वाइट कलर में ही दिखेगी। लाइट हमारे पास यहाँ पे वाइट कलर में दिखेगी। लेकिन अब जैसे सेंट्रल से आगे जाते हो सबकी इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन वॉयलेट वाले की इंटेंसिटी जल्दी कम हो रही है, और सबसे स्लो किसकी कम हो रही है, रेड कलर की। इस वजह से आप जैसे आगे बढ़ोगे रेड कलर आपको डोमिनेटिंग में दिखेगा। तो इसके जस्ट आगे का रीजन रेडिश रीजन होगा। रेडिश रीजन होने का क्या रीज़न है कि वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी जल्दी कम हो रही, इस वजह से। बराबर है। अब देखते इसे थोड़ा और ऊपर चला जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि सेंट्रल पोजीशन पे तो ये पता लग गया कि वाइट लाइट दिखेगी। रीजन सारे कलर यहाँ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होंगे फॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 0। लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको रेडिश रीजन दिखेगा, क्योंकि वॉयलेट का सबसे पहले मिनिमम बनेगा। इस वजह से पहला मैक्सिमा किसका बनेगा तो भी वो भी वॉयलेट का होगा। पहला मिनिमा किसका बनेगा, वॉयलेट का। लेकिन जो सबसे पहले कलर अपीयर होगा वो आपके पास रेड कलर होगा। रीजन आपको समझ में आ रही है। इन थोड़ा सा आप आगे जाते हो तो सबसे पहले ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी दिखेगी तो वो रेड की दिखेगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, सपोज मैं थोड़ा सा किसी जनरल पॉइंट पी पे बात कर लेता हूँ। सपोज पी पॉइंट पे हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया, पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस ले लेता हूँ किसी जनरल पॉइंट पे। मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ इस तरीके से कि पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास 300। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना आ गया
पाथ डिफरेंस आ गया हमारे पास 300। तो वहाँ पे किसका मैक्सिमम होगा किसका मिनिमम होगा, आपको पता है कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखते हैं कि आपके पास कौन सी वेवलेंथ के लिए ये पोजीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। तो वो वेवलेंथ कितनी आएगी, वो आएगी डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एन। हाँ है ना, ये लो डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन क्या मान के चल रहे हैं 300, तो ये आ गया 300 डिवाइड बाई एन। अब एन की सारी इंटीजर वैल्यू आएगी, अपन 1 2 3 4 पुट करके देखते हैं। तो एन की वैल्यू 1 पुट करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3000। 2 पुट करो तो कितना आएगा 1500। 3 पुट करो तो कितना आएगा 1000। 4 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे आप 4 पुट करोगे 3000 डिवाइड बाई 4 तो ये आ जाएगा 750। 5 पुट करो, 5 पुट करते ये आ जाएगा हमारे पास 600। 7 पुट करो, ये सॉरी 6 पुट करो, 6 पुट करते ये आ जाएगा हमारे पास 500। 7 पुट करो, 7 पुट करते ये हमारे पास 3000 डिवाइड बाई ये, तो ये अराउंड हमारे पास 430 के आसपास, 428 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो मैं इसे 430 मान लेगा। तो इस तरीके से ये सारी वेवलेंथ रहेगी। तो इन सारी वेवलेंथ के लिए हमारे पास, इन सारी वेवलेंथ के लिए ये जो आपके पास पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करेगा। ये पाथ डिफरेंस किसका काम करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब देखो 430 की बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं वॉयलेट कलर की बात कर रहा हूँ, तो ये वॉयलेट कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहाँ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इतना हो जाएगा 3000। 500 ये दूसरा कलर, ठीक है, यहाँ देख लो 500 में आपके पास ग्रीन कलर आ जाएगा। और 600 के अंदर आप बोल सकते हो, 600 के अंदर ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ऑरेंज कलर आ जाएगा। ठीक है, येलो और ऑरेंज के बीच का। ठीक है, और 750 की बात करूँ तो मैं रेड कलर की बात कर रहा हूँ। यानी कि सारे कलर का मैक्सिमा हो रहा है, या फिर बोलो सारे कलर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस, सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इस पर्टिकुलर पाथ डिफरेंस पे। और जैसे जैसे आप सेंट्रल पोजीशन से दूर जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास रेडिश रीजन होगा, लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाओगे वो सारे कलर आपके पास धुंधले होने लग जाएंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी आपके पास यूनिफॉर्म वाइट मिलेगा, यानी पूरा रीजन आपके पास एकदम वाइट स्क्रीन मिलेगी, क्योंकि हर जगह सारे कलर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस होगा सारे कलर का। ठीक है, तो ये आपके पास नज़ारा रहेगा। तो मैं कंक्लूजन के तौर पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब आप वाइट लाइट यूज़ करोगे तो जो सेंट्रल पोजीशन होगी वहाँ पे वाइट रीजन होगा, क्योंकि सारे जो कलर रहेंगे सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जीरो पाथ डिफरेंस की वजह से। और आप स्लाइटली अबव या स्लाइटली बिलो बात करोगे तो हमारे पास कलर्ड रीजन होगा, और सबसे पहले कलर कौन सा अपीयर होगा, दैट इज़ द रेड। तो यानी कि आप पास जो सेंट्रल वाली वाइट फ्रिंज है उसके जो नेक्स्ट जो आपके पास रिंग जैसा दिखेगा वो आप पास रेडिश रिंग होगी। ठीक है, और कलर आप पास सून फेड अप इनटू यूनिफॉर्म वाइट। ठीक है, और ये जो आप पास वाइट लाइट है ना, सपोज आपके पास कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि 5000 फ्रिंजेस बन गई, तो उस केस में आप फ्रिंजेस कौन सी फ्रिंज है उस मतलब फर्स्ट है सेकंड है उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल होगा, या उनको डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा। इवन ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि सेंट्रल फ्रिंज कौन सी है। तो उस केस में उसी सेटअप को पहले अपन वाइट लाइट से यूज़ करेंगे, तो वाइट लाइट से हमें ये पता लग जाएगा सेंट्रल पोजीशन कहाँ है, ताकि उसके बाद के आप बाकी जो भी है आप वो बता पाओगे। तो जब भी आप पास ज़्यादा में ये फ्रिंजेस बनती है इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो वहाँ पे अपन उसी सेटअप को एक बार वाइट लाइट से यूज़ करते हैं ताकि हमें सेंट्रल मैक्सिमा का पता लग जाए। ठीक है, अब ये बिल्कुल मत बोलना कि सर बिल्कुल क्या बात कर रहे हो, सेंट्रल पोजीशन तो आसान है, यहाँ से मिड पॉइंट से लगा के उधर मिड पॉइंट एकदम सीधी सीधी लाइन खींच दो। ये बोलना आसान है, लेकिन आप लाइन खींचोगे तो लाइन में जो सेपरेशन आ रही है ना, हल्का सा ऊपर नीचे होने पे बहुत सारी फ्रिंजेज आ जाएगी। इस वजह से इसको अपन वाइट लाइट यूज़ करके सेंट्रल पोजीशन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया।
यहाँ पे एक और चीज़ पूछ लेते हैं कई बार, वो आपके पास मिसिंग वेवलेंथ प्रॉब्लम। मिसिंग वेवलेंथ प्रॉब्लम वाला क्या सीन है, जैसे ये मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, यदि यहाँ से वाई डिस्टेंस पे अपन कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो वाई डिस्टेंस पे पाथ डिफरेंस मैं लिखता हूँ डी साइन थीटा, और यदि थीटा हमारे पास स्मॉल है तो उस केस में ये आपके पास साइन थीटा को आप लिख सकते हो वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी, यानी साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल। अब इस पोजीशन पे जब आप मल्टीपल वेवलेंथ वाले पैटर्न की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए जिनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है। यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है तो आप पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स यानी कि डी वाई अपॉन कैपिटल डी, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आपके पास ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2n - 1 लैम्डा बाई 2। अब +1 लैम्डा बाई 2 करो या -1 लैम्डा बाई 2 करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है हमारे पास, लैम्डा आ रहा है ट्वाइस ऑफ डी अपॉन कैपिटल डी वाई डिवाइड बाई 2n - 1, ये लैम्डा की वैल्यू है। तो गिवन जो पोजीशन है उस पर ये सारे लैम्डा वाले आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे, ठीक है, इन लैम्डा की इन वैल्यूज। अब आप एन की वैल्यू पुट करते रहिए, 1 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, इस तरीके से 1 2 3 4 आप पुट करते रहिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे लैम्डा की वो वैल्यू जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इस गिवन पोजीशन वाई पे, ठीक है। अब इस बात को वो ऐसे बोलते हैं कि सपोज यहाँ से जो भी आप पास ये जो आपने एक रेंज यूज की है, सपोज लैम्डा 1 से लैम्डा 2 रेंज वाली जो वेव है वो मैंने यूज़ की है इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पे जो आपके पास लाइट आ रही है उसको मैं यहाँ से साइड में करके देखता हूँ इसमें से कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें वो वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होगी जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस किस का हुआ होगा, इससे मैं एन की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करूँगा, स्मॉल डी कैपिटल डी और वाई की वैल्यू पुट करूँगा। तो लैम्डा की वो सारी वैल्यूज जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में है वो यहाँ प्रेजेंट थी, लेकिन वहाँ जाने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो वाली वेवलेंथ गायब हो गई, बराबर है। अब इसको आप है ना वाइट कलर वाले से भी समझ लो। वाइट कलर वाले में क्या कर लेते हैं कि यहाँ से आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो और किसी पोजीशन पे आपने जो लाइट है इसको बाहर लेके, यहाँ से लाइट को बाहर लेके एक प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास करते सारे कलर में डाइवर्ट हो जाएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा लाइट का। तो जो आपके पास पैटर्न मिलेगा उसमें कौन सा कलर मिसिंग होगा, जो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं था। यहाँ कौन सा प्रेजेंट नहीं था, जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो ये वाले जो वैल्यूज़ हैं इनसे आपको लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी। ये जो हमारे पास, इससे पता चलेगा कौन सा लैम्डा मिसिंग है, बराबर है। तो मिसिंग वेवलेंथ प्रॉब्लम बस आपको ये बताना है, ये पता करना चाहिए कि जिस पोजीशन पे मिसिंग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा देना है उस वेवलेंथ का, ठीक है। बहुत बढ़िया। इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ, YDAC के अंदर ये जो दो स्लिट हो रही है इनकी विड्थ का क्या इफेक्ट रहेगा। अब तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं यही मान के चल रहे थे कि दोनों स्लिट की विड्थ इक्वल है। विड्थ इक्वल होने से इन दोनों से जो निकलने वाली वेव है दोनों की इंटेंसिटी भी इक्वल रहेगी। यहाँ से जो निकलने वाली इंटेंसिटी I2 और इधर से I1, तो ये दोनों इक्वल रहेगी। और यदि I1 और I2 इक्वल है हमारे पास तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगी मैक्सिमा के केस में फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट इज़ गोइंग टू बी 4 times I एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट इज़ गोइंग टू बी 0। यानी कि जो आप पास मिनिमा जहाँ बनेगा वहाँ एकदम कम्प्लीटली डार्क जोन होगा और मैक्सिमा की जगह ब्राइट जोन होगा, बराबर है। लेकिन यदि दोनों की विड्थ इक्वल नहीं होगी तो उसका क्या असर रहेगा वो देखते हैं। पहले तो ये स्लिट को थोड़ा समझो, ये इस तरीके से कुछ होगी स्लिट, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। मान लेते हैं दोनों स्लिट की लेंथ इक्वल है और दोनों की विड्थ W1 और W2 कुछ डिफरेंट है। तो पहले तो जो यहाँ पे जो वेव आ रही है ना वो तो दोनों के लिए कॉमन आ रही है। तो इन दोनों स्लिट पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी इक्वल है। यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है स्लिट पे
उनकी इंटेंसिटी तो दोनों के लिए एक जैसी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितनी पावर यानी पर सेकंड कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है दोनों स्लिट पे, क्योंकि जितनी इंसिडेंट हो रही है वही एनर्जी आगे जाएगी। जो पर सेकंड एनर्जी उसमें पावर बोल सकता हूँ। तो जो पावर होगी स्लिट पे इंसिडेंट वाली पावर, इंसिडेंट पावर को मैं कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ हमारे पास इंटेंसिटी, इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्लिट, स्लिट का एरिया एस मान लेता हूँ। इस तरीके से रहेगा। तो दोनों के लिए, दोनों स्लिट के लिए इंसिडेंट इंटेंसिटी इक्वल है। तो दोनों की जो पावर है स्लिट पावर दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लिट, हाँ या ना। और एरिया को मैं लिख सकता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, और दोनों के लिए यदि लेंथ इक्वल है तो इन पे जो इंसिडेंट वाली पावर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, ठीक है। और जितनी इंसिडेंट हो रही उतनी पावर आपके पास कहीं ना कहीं आगे ट्रेवल होगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जहाँ पे एक वेव ये पी पॉइंट पे एक S1 से वेव पहुँच रही है, तो इस पी पॉइंट पे पहुँचने वाली वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा यहाँ जो सोर्स S1 है उसकी पावर, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी आएगी यानी कि जो पीछे से आने वाली वेव की जो इंटेंसिटी होगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, बराबर है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया स्लिट विड्थ और हमारे पास इंटेंसिटी के अंदर, बराबर है। अब सपोज एक केस ले लेते हैं जहाँ पे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो स्लिट विड्थ है W1:W2, ये आपके पास है 4:1 इसमें आपके पास। तो क्या होगा, तो जो इंटेंसिटी का रेशियो आएगा वो भी हमारे पास यही आएगा 4:1, ठीक है। ये हमारे पास इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा, बराबर है। I1 I2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो वेव फ्रिंज स्लिट विड्थ का होगा वो इंटेंसिटी का रेशियो होगा। अब मैं ये इंटेंसिटी I मानता हूँ तो ये हमारे पास 4 टाइम्स I होगी, और होगी या नहीं होगी। तो अब यदि मैं बात करूँ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास ये होता है ना, √I1 प्लस √I2 फिर पूरे का होल स्क्वायर, यही होता है। वैल्यू पुट करो, ये आपके पास √I1 प्लस 2 टाइम्स √I इस पूरे का स्क्वायर, तो यह जाएगा 3 टाइम्स √I का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 टाइम्स I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई 9 टाइम्स I फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 फिर पूरे का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स √I माइनस √I फिर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये डिस्ट्रक्टिव में आ रही I, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे कम्प्लीटली डार्क नहीं होगा, वहाँ पे भी कुछ इंटेंसिटी रहेगी। मिनिमम इंटेंसिटी 0 की बजाय I है और मैक्सिमम 4I की जगह यहाँ पे 9I है, जब एक की इंटेंसिटी I और दूसरे की 4I इस रेशियो में है तो, बराबर है। अच्छा, इंटेंसिटी का रेशियो मुझे पता लग गया S1 और S2 से आने वाली वेव का, तो मैं कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड का रिलेशन भी बता सकता हूँ। आपको पता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ओवर इंटेंसिटी। तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो रहेगा A1:A2, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो कितना हो जाएगा, वो रहेगा 2:1। यानी कि मैं एक इंटेंसिटी A मान रहा हूँ, एम्पलीट्यूड A मान रहा हूँ, तो दूसरे का एम्पलीट्यूड वेव का कितना होगा 2 ऑफ A, ठीक है। और यदि ये दोनों का तो आप बात कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्टेंट कितना होगा और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट कितना होगा। कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट हो जाएगा 3A और डिस्ट्रक्टिव में हो गया A, बराबर है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। ये तो मैं स्लिट की बात कर रहा हूँ, क्यों हमने जितने भी जो डेरिवेशन किए ना वो स्लिट के बजाय पिन होल के लिए डेरिवेशन किए। यदि YDC वाला सेटअप
पिन होल के साथ हो और वो एग्ज़ाम में आपको स्लिट विड्थ की बजाय ऐसा बोले कि पिन होल की रेडियस का रिलेशन दे, तो सब कुछ पैटर्न वही रहेगा। बस आपको ये देखना होगा कि इंटेंसिटी जो रहती है वो पावर के प्रोपोर्शनल होती है, पावर एरिया के। तो मैं सीधा ये लिख दूँ आगे से कि जो आपके पास पिन होल हो या फिर स्लिट हो, उनकी जो इंटेंसिटी रहेगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब वो एरिया आपके पास पिन होल का हो या फिर स्लिट का हो, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी आपके पास, यदि मैं बात करूँ पिन होल में रेडियस गिवन हो तो ये आ जाएगा R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा देखना, कई बार वो रेडियस का रिलेशन देख के भी बोल दे कि दो पिन होल बनाए, एक की रेडियस R, दूसरे की ट्वाइस ऑफ R, तो एक का एरिया A होगा तो दूसरे का 4A हो जाएगा, तो इंटेंसिटी आई तो दूसरे की 4I हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास इंटेंसिटी का रेशियो होगा। और आप एम्पलीट्यूड की भी बात कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया।